डॉक्टर साहब, अगर दिल्ली बोल पाती तो वो अपना सफर कहाँ से शुरू करती? दिल्ली ने 14 बार अलग अलग रूप में अपनी पहचान दी है। उनको दो ही चीज आम आदमी से चाहिए थी जी। एक तो वो टाइम पर टैक्स दे दें, रेवेन्यू दे दें, दूसरा जरूरत पड़ने पर उनको सेना दे दें। कि उस समय लोग तो सुरक्षित थे लेकिन स्वतंत्र नहीं थे। वो चीजें केवल और केवल एक प्रशंसा के तौर पर आती हैं। हमने पढ़ा कि बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने दिल्ली के दरवाजे मेवातियों के डर से जी सुर छिपने से पहले बंद कर दिए जाते थे। नई स्कीमें चलाई गई, राजधानी बदली गई और सिक्के बदले गए, अलग चलन किया गया, लेकिन योजना आप थोड़ा सा एडवांस हो यहाँ पे। जो सिरी फोर्ट वाली दिल्ली है, हौज खास वाली दिल्ली है, जो अलाउद्दीन खलजी के द्वारा दिल्ली बनाई गई, अलाई दरवाजा बनाया गया। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है तालाब बनाया था, बल्कि उसको तो वो छोटा समुद्र कह रहा है। अच्छा जी। दिल्ली के लोगों को साल भर पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं जी। धार्मिक एक सामंजस्य, समन्वय, उसमें क्या स्थिति थी? बर्नी खुद एक कट्टरपंथी लेखक है और मोहम्मद तुगलक नरमपंथी आदमी है। जी। इसमें सर जो खान पान कल्चर, इससे जुड़ी कोई रोचक जानकारी? कुर्ता पजामा डालते हैं या फिर शादियों में शेरवानी वगैरह का प्रचलन है जी। ईरान के पकवान हैं जी, वो भी कहीं न कहीं शुरुआत के रास्ते पे आ गए हैं। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कर दी। गर फिरदौस बरुए अस्त हमी अस्त हमी अस्त, अर्थात पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है जी। तो केवल यही है, यही है, यही है। लुटियंस दिल्ली इसी को कहा जाता है। हाँ, आगरा प्रांत की डिवीजन दिल्ली थी। पहली बार यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग और वो चीजें। फुर्सत हो तो सुनो जी। पत्थर बोलते हैं। बिल्कुल सर। उजड़ी हुई बस्तियों से आवाजें आती हैं। जिसने देखी नहीं दिल्ली वो कुत्ता नहीं बिल्ली। नमस्कार, अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की जो बार बार उजड़ा, बार बार बसा और हर बार अलग बना। दिल्ली, जो कभी जंगल के रूप में थी, कभी सत्ता धर्म की राजधानी, कभी तलवार की पहचान, कभी तहजीब की पहचान और आज लोकतंत्र का केंद्र। ये सफर शुरू होता है खांडव प्रस्थ से और पहुंचता है आज के महानगर तक। हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने इतिहासकार और शोधकर्ता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। हम उनसे पूछेंगे कि दिल्ली हर बार कैसे बनी, कानून का जो राज, कानून की व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे जीते थे और क्या आज की दिल्ली ने पहले की दिल्ली से कुछ सीखा। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, अगर दिल्ली बोल पाती तो वो अपना सफर कहाँ से शुरू करती? बोलने की स्थितियां और सुनने की स्थितियां वो व्यक्ति की समझ पर निर्भर करती है जी। क्योंकि सामान्य आदमी आवाज को समझता है और विश्लेषण करता है, लेकिन जब मैं इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे दिल्ली को देखता हूं तो मेरे हिसाब से तो वो बोलती है जी। वहां के ईंट, वहां के पत्थर, वहां के अलग अलग हिस्से अलग अलग अपनी कहानी को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली ने 14 बार अलग अलग रूप में अपनी पहचान दी है। 14 बार और प्रत्येक बार उसकी स्थिति, उसकी पहचान वो बिल्कुल अलग है। जो प्रारंभ होती है खांडव प्रस्थ से जी, और आज हम एनसीआर के तौर पे देखते हैं, बिल्कुल सर, या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी के रूप में देखते हैं, तो वो अपने आप में एक सफरनामा है। तो सर, जो आपने 14 बार दिल्ली का जो सफर बताया, उसमें हम काल के हिसाब से इतिहास को हम जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्राचीन काल को हम लेते हैं, तो उसमें किस तरह की दिल्ली आप देख पाते हैं? उसमें हम स्वाभाविक है कि खांडवप्रस्थ का जिक्र करते हैं जी, इंद्रप्रस्थ का जिक्र करते हैं। ये खांडवप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ के बारे में जो जानकारी है वो हमें महाभारत से मिलती है, जी, वैदिक साहित्य से मिलती है और
सबको इस बारे में एहसास है कि कुरु जो डायनेस्टी थी, कुरु जो वंश था, उसका एक क्षेत्र था और वो क्षेत्र इस तरह से सामने आता है। इसके बाद भी जब हम देखते हैं जातक साहित्य जो बौद्ध धर्म का साहित्य है और बौद्ध धर्म से मिले हुए अवशेष इस बारे में स्पष्ट करते हैं। दिल्ली सरकार का पुरातत्व विभाग जी उसने यमुना नदी के आसपास 7 टीले जो हैं उनकी खुदाई की। जी वहां से अशोक का अभिलेख मिला और हमें मिट्टी के बर्तन के रूप में पीजीडब्ल्यू मिलते हैं, जी जिनको पेंटेड ग्रेवेयर बोलते हैं। वो एहसास कराते हैं कि खांडव के बाद इंद्रप्रस्थ जी और वो बर्बाद नहीं हुई थी। यानी हाँ सर, मैं पूछना चाहूंगा, हस्तिनापुर का जिक्र आता है, उसको कैसे हम रिलेट करें? हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास नहीं है, बल्कि वो मेरठ के पास वाले इलाके में है। उसका इस शहर से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, कुरु जो वंश है उसके 3 हिस्से हैं। एक को हम मुख्य कुरु बोलते हैं, एक को हम खांडवप्रस्थ बोलते हैं, एक को हम कुरु जंगल बोलते हैं। तो ये खांडवप्रस्थ वाले इलाके की थी। तो ऐसी स्थिति में जो ये इलाका है वो महाभारत और उसके बाद के टाइम में कुरु जो वैदिक साहित्य है उसमें जी, फिर बौद्ध धर्म के साहित्य है उसमें जी, फिर अशोक के अभिलेख का मतलब है मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हुए जी, और पीजीडब्ल्यू के तौर पर जो है जब हम देखते हैं कि जो इस दौर पे है वो हमें बताता है कि 1000 ईसा पूर्व से लेके और तकरीबन 400 ईस्वी तक जी, ये जो जानकारी है वो निरंतरता और परिवर्तन का एहसास कराती है। तो ये दिल्ली का पहला चरण है जी, जिसको हम शुरुआती दौर में, जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा है, उस समय दिल्ली इस रूप में उभर कर आ रही है। खांडव का भी कोई शाब्दिक अर्थ है सर? कोई रिलेट करता है, उसकी जगह को डिफाइन करता है? बहुत ज्यादा नहीं है वो चीज और बहुत ज्यादा उसकी व्याख्या भी निकल के नहीं आ रही है, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं। हाँ, इंद्रप्रस्थ जब बनता है तो विश्वकर्मा के द्वारा जो निर्माण किया गया कि स्वयं इंद्र की इच्छा के अनुसार विश्वकर्मा निर्माण किया, तो ये इंद्रप्रस्थ के रूप में आई, इतना जरूर जिक्र मिलता है। जी। तो इसके बाद जो प्राचीन काल में आपने 400 तक बताया हमें, तो इसके बाद का क्या चरण रहेगा? किस तरह की दिल्ली आप देखते हैं? इसके बाद की दिल्ली मैं देखता हूं कि जिसको हम राजपूत कालीन दिल्ली कहते हैं जी। जिस समय पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों का संघर्ष चल रहा है, इस इलाके पर प्रतिहार डोमिनेट करते हैं। ये समय कौन सा रहेगा सर? ये समय रहेगा तकरीबन 750 के बाद और 1150-1200 के बीच का समय, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली का नामक नगर जी, उसकी स्थापना तोमर शासकों ने की और विग्रह राज जो है तोमर वंश के जो है शासक रहे, चौहान वंश के शासक रहे जी। उसके समय से यहाँ पर पुराना किला जिसको लालकोट कहा गया है, वहां से दिल्ली आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज चौहान जिसको राय पिथौरा के तौर पे जानते हैं, उसने यहाँ पर इस पुराना किला जो क्षेत्र है उसको नए सिरे से आबाद किया और ये जो जगह है वो इस कड़ी में एक नए रूप में, नई पहचान में जी, जो राजपूत सत्ता है उसके केंद्र के रूप में उभरी और अपने आप में जो विकास की कड़ी है उसको जोड़ती हुई आगे बढ़ी। तभी इसको किला राय पिथौरा के नाम से भी जाना हाँ, किला राय पिथौरा या पुराना किला दोनों नाम साथ साथ चलते हैं और ये राजपूत कालीन जो दिल्ली की विकास यात्रा है जिसको हम दूसरे चरण के रूप में देखते हैं, उस चीज को ये स्पष्ट करती है। तो ये जो दिल्ली दूसरी रही सर, ये पहली दिल्ली से किस तरह से अलग थी? क्या क्या चीजें इसमें, कोई खास चीज आप बताना चाहें जो अलग बनाती है इसे? पहली दिल्ली में तो हमें कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल का जो पुरातात्विक सामग्री है वो नहीं मिलती, लेकिन ये किले के रूप में उपलब्ध है और जो राजपूत शैली के किले हैं ये उसकी गवाह है। यानी मोटे तौर पर जो जानकारी उपलब्ध हो रही है ये वास्तव में एक दिल्ली का जो नया रूप है, मध्यकालीन दिल्ली की शुरुआत, पूर्व मध्यकाल, उसका आरंभ है, उसका आरंभ है ये। जी। हाँ जी। तो राजपूत काल की बात की सर, राजपूत काल के बाद
जो तीसरा चरण है वो दिल्ली सल्तनत का शुरू होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह की दिल्ली आप देखते हो? पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में जब सत्ता पर नहीं रहे और यहाँ पर मोहम्मद गोरी से वो पराजित हुए, जी। तो उसके बाद उनके एक दास थे जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जी। उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लेकिन उसने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर रखी 1206 से 1210 के बीच में। लेकिन उसका जो मुख्य उत्तराधिकारी बना वो इल्तुतमिश बना। उसने जो आज की महरौली वाला इलाका है, जी। जो यमुना नदी से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर इसको स्थापित किया और इसको नए सिरे से बनाया, बसाया और अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वहां से प्रारंभ की और जो कुतुब मीनार है जी। उसका निर्माण शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जी। और इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। बेसिकली ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम का एक सूफी संत थे, जी। उनके नाम पर है। और लाहौर से राजधानी बदलकर इल्तुतमिश दिल्ली लेकर आया। तो इस तरह से पुराने किले के पास जो रायपिथौरा वाला था, जी। उसके समीपवर्ती क्षेत्र में ये एक नई तरह की दिल्ली है जो सल्तनत काल में राजधानी के रूप में उभरती है। और इसमें ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन इसको पूर्णता या इस लेवल तक जो ले जाने का काम था वो इल्तुतमिश ने किया। तो इस दिल्ली सल्तनत का आपने कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र किया, इल्तुतमिश का जिक्र किया। इस दिल्ली में आप क्या खास बात आपको लगी जो पहले से इसको अलग बनाती है? आज यदि हम दिल्ली के दर्शनीय स्थल की बात करते हैं और जो दिल्ली सल्तनत का प्राचीन जो रूप स्वरूप देखते हैं वो महरौली वाला इलाका है। वहाँ पर हम आज एक वो विशेष स्तंभ देखते हैं जो फिरोज शाह तुगलक भी लेके आया था, उसको हमने इस तरह से देखा। और महरौली वाले इलाके में जो पहली बार एक नई तरह का स्ट्रक्चर जो शुद्ध भारतीय नहीं था, बल्कि उन बिल्डिंग्स पर जो उस समय के इस्लाम तुर्क जो व्यवस्था है उसका प्रभाव था, ये मोटे तौर पे हमें दिखता हुआ क्लियर होता है। तो ये राजधानी एक अलग तरह की हमें नई स्ट्रक्चर में, नए रंग रूप में दिखाई देती है। जी जी। तो इससे आगे दिल्ली सल्तनत में ही, हाँ, तो आप इसका अगला चरण किसे बताना चाहिए? अगला चरण मैं इसको बलबन के समय में जोड़ना चाहूंगा। जी। एक 13 अगस्त 1276 का पालम बावड़ी का अभिलेख है, जो एक पंडित जो है योगीराज हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया गया। जी। और उसने ये बताया कि जो इस दिल्ली से जब बलबन की जरूरतें पूरी नहीं हुई, जी, तो उसने वर्तमान जो हजरत निजामुद्दीन वाला एरिया है और इसको ग्यासपुर का जो इलाका है, ग्यासपुर यानी ग्यासुद्दीन बलबन के नाम पर ग्यासपुर का इलाका हुआ, और उसके पास ही हजरत निजामुद्दीन, जी, उस समय उनकी खानका होती थी, मीन हजरत निजामुद्दीन औलिया जिसको बोलते हैं, वो जिंदा थे। और कोई भी संत जब जिंदा होता है तो वो खानका होती है, और जब वो नहीं रहता है और वहाँ उनको जो है समाधि दी जाती है या उनको सुपुर्द खा किया जाता है, तो वो दरगाह बन जाती है। तो ये जो इलाका है ये नई तरह के दिल्ली के रूप में आया, और ये महरौली से धीरे धीरे हम यमुना नदी की ओर सरकते हुए दिखाई दिए, और धीरे धीरे चलते हुए ये जो दिल्ली है जी, और प्रशासनिक केंद्र वहां भी रहे, लेकिन इसकी गतिविधियों का केंद्र हमें यहाँ दिखता है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों की बजाय यहाँ पर हम जो संत परंपरा है, सूफी परंपरा है जी, उसको भी चलता हुआ देखते हैं। इसी परंपरा में हम अमीर खुसरो जी और जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी दिखाई देते हैं। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं, बल्कि सभी दर्शक भी ये जानना पसंद करेंगे कि आम जो जीवन शैली इस चरण में रही, आम व्यक्ति का जीवन, कानून व्यवस्था किस तरह की थी, उसके बारे में किस तरह की जानकारी उपलब्ध? बेसिकली एक बात हमें समझ के चलना चाहिए कि जो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई जी, वो लोग तुर्क व्यवस्था और तुर्क जो जीवन शैली और शासन तंत्र है उसको वो आगे बढ़ा रही थी।
तो ऐसे में स्थानीय अनुभव तो उनको था नहीं, जी तो वो अक्ता प्रणाली लेकर आए। अक्ता का मतलब है किसी एक व्यक्ति को एक इलाके की जिम्मेदारी दे देना, जी और वो व्यक्ति फिर उस सिस्टम को अपनी तरह से चलाए, जिसको इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी कहा था या पावर ऑफ 40 कहा था, और आगे चलकर बलबन ने हालांकि इसको बंद कर दिया, लेकिन वो अक्ता प्रणाली रही। और जो सत्ता से जुड़े हुए लोग थे उनको दो ही चीज आम आदमी से चाहिए थी। जी एक तो वो टाइम पर टैक्स दे दें, रेवेन्यू दे दें, जी जो उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं। दूसरा, जरूरत पड़ने पर उनको सेना दे दें। तो इससे ज्यादा इंटरफियर नहीं होता था, और जो राजधानी है, दरबार है, जी वो शासकीय जरूरतें को पूरी करता था। इससे ज्यादा कोई उसकी भूमिका हम नहीं देखते हैं। आपने मेहरौली वाली दिल्ली का जिक्र किया सर, उसमें मैंने कहीं सुना है, पढ़ा भी है कि उस समय लोग तो सुरक्षित थे लेकिन स्वतंत्र नहीं थे, यानी अपनी बात वो कह पाने में समर्थ नहीं थे। अच्छा, दूसरा कि जासूसी हर एंगल पर, हर स्तर पर थी, इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा है, कुछ लोग इस तरह का जिक्र कर देते हैं। सच्चाई तो ये है कि आज हम 21वीं शताब्दी में बैठे हैं जी और हमारे पास हर तरह के साधन तंत्र हैं, और उसके बाद भी सरकारों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। उस दौरान ना कोई सिस्टम था, ना कोई तंत्र था। वो चीज़ें केवल और केवल एक प्रशंसा के तौर पर आती हैं। मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तकरीबन मैंने पहले कहा कि यदि कोई भी इलाका टैक्स और सेना देता रहेगा ना, जी तो शासक को उससे ज्यादा कोई लेना देना था भी नहीं, कोई इशू नहीं, और कोई बड़ी बात थी भी नहीं, और इस तरह की मंशा हम इस रूप में देख भी नहीं पा रहे। जी। बलबन का जिक्र किया सर, बलबन का हमने पढ़ा कि बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने नरसंहार और जंगल और सब तरह का वो किया। तो उसके शासन काल में, और जो उसने बचपन में जो सहा और वो एक प्रतिशोध उसने लिया, उसके शासन काल में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्कीम या कोई योजना या कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे जिससे उसने अपने प्रतिशोध का एक आम जनमानस से बदला लिया? वैसे तो इस चीज को जब समझते हैं तो मोटे तौर पे, जैसे जियाउद्दीन बरनी है, तारीख फिरोजशाही है, उसमें लिख रहा है जी कि दिल्ली के दरवाजे मेवातियों के डर से जी सुर छिपने से पहले बंद कर दिए जाते थे। यानी मेवाती आते थे और वो इतना इस तरह से भय था उनका। इसका मतलब है कि शासन को मेवातियों का भय था, मेवातियों को उस तरह। और फिर उसको कहीं ना कहीं बलबन ने ये दिखाने के लिए कि मेरी सत्ता है जी, उसने मेवात में जितने बड़े लेवल पर कत्लेआम कराया, वो अपने आप में एक अलग तरह का, उसके दो ही जगह कत्लेआम के हैं, एक कटेहर में करवाया और दूसरा उसने मेवात में करवाया। तो ऐसी स्थिति में बलबन, क्योंकि बहुत सुंदरता की दृष्टि से कोई उसकी बहुत ज्यादा वो नहीं थी जी, और मार्केट में बिकता बिकता वो आया तो लगभग कभी बिका भी नहीं ठीक ठाक से। जी, और जब वो ठीक ठाक से बिका भी नहीं तो लास्ट में उसको कहीं ना कहीं यूं ही देने की रिक्वायरमेंट रहती थी। तो ऐसी स्थिति में वो इंफीरियरिटी का शिकार था जी। और जब वो उसके पास सत्ता आ गई तो उसने बदला लेने का प्रयास किया। तो यूं कहिए कि वो रक्त और लोह की नीति के लिए चर्चित रहा और वो कहीं ना कहीं बहुत उसका बहुत इस तरह का सकारात्मक पक्ष नहीं था, उसको हम प्रशंसा के दृष्टिकोण से देखें। जी जी। तो इसके बाद का चरण सर? इसके बाद का चरण बेसिकली इसी के उत्तराधिकारी हैं बलबन के, जिसमें हम कैकुबाद को लेते हैं। और कैकुबाद ने किलोखेड़ी का जो इलाका है वहां पर ये चीजें नई तरह की बनाई, उसके साथ जुड़ते हुए। ये समय क्या रहा सर उसका? समय रहा 1286 से 1290 के बीच का रहा, और 1290 से 1296 के बीच में जलालुद्दीन खलजी का टाइम भी रहा। तो ऐसी स्थिति में जो उस दौर के सोर्सेज हैं, खासकर हम बरनी की बात करते हैं या अमीर खुसरो की बात करते हैं, वो इसका जिक्र करते हैं। हालांकि ये एक दिल्ली का 5वां चरण था विकास यात्रा में, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन राजधानी के दृष्टि से, क्योंकि वो मेहरौली से थोड़ा दूर हो गया और जो ग्यासपुर और हजरत निजामुद्दीन का इलाका है उससे थोड़ा सा अलग हो गया। और यूं कहिए कि बेसिकली इस इलाके को उसने किलोखेड़ी वाला जो इलाका है
उसको सेना के मकसद के लिए ज्यादा यूज किया कि वो सेना को अलग ढंग से रखे। लेकिन मोटी सी बात यह है कि जब भी सत्ता में कोई आया जी, उसने ये दिखाने की कोशिश की कि मेरी सत्ता इंपॉर्टेंट है और मैं सत्ता का मालिक हूं। उसने एक नई तरह की दिल्ली में अपनी पहचान देने का प्रयास किया। इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ी पहचान है नहीं और कोई हम बहुत बड़ी उपलब्धि वाला पहलू भी यहाँ पर नहीं ला पा रहे। तो ये कहानी रही जो जलालुद्दीन खिलजी तक दिल्ली की यात्रा हम देखते हैं। ये सर वही दौर है जिसका हम सुनते हैं कि नई स्कीमें चलाई गई, राजधानी बदली गई और सिक्के बदले गए, अलग चलन किया गया, लेकिन योजना बेशक बहुत बढ़िया थी लेकिन उसको मैनेज ढंग से नहीं किया गया। क्या ये दौर है या आप थोड़ा सा एडवांस हो यहाँ पे? मैं आगे चला गया। आप आगे चले गए। यहाँ पर अभी बीच में एक और दिल्ली है जी जी, उसके बारे में जो सिरी फोर्ट वाली दिल्ली है जी, हौज खास वाली दिल्ली है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली बनाई गई, अलाई दरवाजा बनाया गया। कनिंघम ने उच्च कोटि के पुरातत्वविद थे जी, उसने जो खोज में सबसे ज्यादा जिक्र किया है वो इस सिरी फोर्ट वाले का किया है। और इस सिरी फोर्ट में वो बताता है कि इन शासकों की लश्करगाह थी जी, और बर्नी बताता है कि हौज खास में जो शासक है उसने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है तालाब बनाया था, बल्कि उसको तो वो छोटा समुद्र कह रहा है। अच्छा जी। और यहां तक भी कह रहा है कि उसमें इतना पानी उपलब्ध था कि दिल्ली के लोगों को साल भर पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ये जो है दिल्ली, सिरी फोर्ट वाली दिल्ली, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में रही और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये धीरे धीरे चलती गई। और यहाँ पर हम बदायूं गेट की बात करते हैं। यहाँ सर एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि हमने ये सुना है कि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है और अगर उसे मौका मिलता है तो उस चीज़ के बारे में वो सोचता है और काम करता है उस पर। तो हम अगर देखें तो जो अफ़गानिस्तान से या उधर से जो भी लोग आए यहाँ सत्ता जिन्होंने प्राप्त की, तो एक तो बगीचे और दूसरा पानी, इस पर बहुत काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है इससे कि पानी की वहाँ कमी थी, तो आप कह रहे हो कि उसको छोटा समुद्र कहा गया लेकिन तालाब बहुत बड़ा था। और बगीचे बागों का भी हम जिक्र सुनते हैं। बगीचा तो एक किस्म से सौंदर्य की और उस शासन व्यवस्था की पहचान के साथ, क्योंकि मध्य एशिया में एक अच्छे किस्म के बगीचे और इनकी वो थी। जहाँ तक पानी का सवाल है, अपने इस इलाके में दिल्ली समेत जी अकाल पड़ जाया करते थे और अकाल पड़ने की स्थिति में शहरों का उजड़ना और इलाके का उजड़ना पानी सबसे पहले जरूरत। तो इसलिए कोई भी जो सत्ता से जुड़ा हुआ आदमी है उसकी ये पहली जरूरत रही कि वो इस चीज का ध्यान रखे और पानी की व्यवस्था करे जी। तो इससे आगे बढ़ते हुए सर, इसके बाद अब यहाँ तक हमारी कितनी दिल्ली हो चुकी? अभी हम 6 दिल्ली की यात्रा कर चुके। 7वीं दिल्ली के 7वीं दिल्ली बेसिकली तुगलकाबाद है। तुगलकाबाद यानी 1320 में खिलजी वंश चला गया और उसकी जगह पे तुगलकाबाद आया। और तुगलकाबाद में जो है की स्थापना यमुना के काफी करीब आ गई दिल्ली। और यमुना के पास आते आते एक तो किला आदिलाबाद बनाया गया जी, जो तुगलकाबाद के रूप में स्थापित हुआ। और फिर इस बारे में ज़्यादातर जानकारी हम बर्नी से पा रहे हैं और बर्नी के साथ साथ हम जो है इस दौर में इब्न बतूता को नोट करते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहा है जी। और इसी दौर में हमें जो है लाडनू का एक अभिलेख है जो इसको एक्सप्लेन करता है। और फरवरी 1328 के बारे में एक विशेष जो अभिलेख है इस इलाके से मिलता है और वो इस बारे में जानकारी देता है कि किस किस तरह के लोग थे और कैसे ये चीज़ें आई जी जी। इसमें एक खास बात ये है कि जो राजधानी बदलने वाली बात कर रहे हैं, सिक्के वाली बात कर रहे हैं जी, वो 1327-28 की बात है। तुगलकाबाद जिस समय था, जिस समय तुगलकाबाद को विकसित किया जा रहा था, उस समय मोहम्मद तुगलक के दिमाग में आया कि मैं राजधानी बदल के दौलताबाद देवगिरी को दौलताबाद के रूप में बदला और वो लेके चला गया। और इसी कड़ी में वो प्रयोग कामयाब नहीं हुआ तो 1335-36 में उसने
फैसला उल्टा भी ले लिया। तो उसने फिर से जो तुगलकाबाद का इलाका है जी जी उसको विकसित किया। और जो पहली दिल्ली थी, चाहे पुरानी दिल्ली थी, चाहे महरौली वाली दिल्ली थी, चाहे वो ग्यासपुर और उस वाला था, या किलो खेड़ी वाला है, सिरी फोर्ट वाला, उसकी बजाय इन्होंने पूरा का पूरा प्रशासनिक जो क्षेत्र है वो नई तरह का बनाया। अर्थात नई तरह का किला, किले में रेजिडेंस, किले में सेना, जो तुगलकाबाद की अलग अलग बिल्डिंग और कल्चर है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, और वो इस तरह से आगे चलती हुई दिखाई देती है। कोई और इसका सर रोचक किस्सा या कोई बात ऐसी हो जो और इसको अलग से बनाती हो? उसमें अलग अलग सोर्सेज हैं। आप विशेषकर जब हम बरनी को, इब्न बतूता को देखते हैं, वो राजधानी बदलने के बारे में बहुत अजीब जानकारी देते हैं। जैसे एक तो लिख रहा है कि राजधानी बदलने का कोई लंबा चौड़ा विचार था नहीं जी। दिल्ली के लोग शासक से दुखी थे और वो चिट्ठियां लिखा करते थे, चिट्ठियों में गालियां दिया करते थे, और शासक ने सोचा कि उनको दंड दे दूं। अच्छा। एक तो इस तरह का किस्सा जी। दूसरा इस तरह का किस्सा भी है कि शासक ने सबको कहा दिल्ली छोड़ो, यानी दिल्ली चाहे भले बेचिराग हो जाए, जी जी, वो शिफ्ट करेंगे। और फिर उनको जो है सबको कहा चलो। और फिर यहां तक भी है कि उसने देखा कि सारी दिल्ली बेचिराग हो गई है, एक घर में चिराग जल रहा है, वहां अंधा और लंगड़ा मिला, और उसने वो रथ के पीछे बांध के ले जाने की बात कही, जिसमें वो रास्ते में स्वाभाविक है कि जिंदा तो कह रहे थे, एक की बाजू पहुंची, एक की टांग पहुंची, ऐसा जो जानकारी वो अलग तरह की चीजें हैं। तो मीन वो एक बहुत अच्छा फैसला नहीं था, और कहीं ना कहीं शासक की जो जल्दबाजी थी वो इस तरह की स्थितियां दे गई। अच्छा और बुरा तो सर वो अलग एक उसका एस्पेक्ट है, लेकिन जो फैसला लिया गया वो साहसिक था, इसमें कोई शक नहीं। हम इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि उसकी कितनी ज्यादा रेलेवेंस थी, क्योंकि उसने कहने के लिए तो ये कहा था कि मैं राजधानी दिल्ली बीच में करूंगा जी। तो बीच में करने का मतलब बीच में तो दिल्ली थी पहले ही, क्योंकि आप मान लीजिएगा लाहौर काबुल तक का इलाका हमारे पास हो जी, तो ऐसे में दौलताबाद तो किनारे पे चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा, दिल्ली तो पहले ही बीच में थी। तो वो किस तरह का अनुभव रहा होगा वहां। अब हम तो वहां दौलताबाद में ऐसी क्या चीज थी सर जो उस ओर मतलब सोचा गया कि वहां राजधानी बनाई जाए? बेसिकली उस समय के सोर्सेज तो ये कहते हैं कि वो दिल्ली, उत्तर भारत उसका सुरक्षित था, और दक्षिण भारत में पांव स्थापित करने के दृष्टिकोण से जी। वो विजय अभियान चलाना चाहता था, और उसको इस केंद्र के रूप में स्थापित करके उसने दौलताबाद बहुत सुंदर जो शहर और व्यवस्था स्थापित की थी, और वो चीज इस तरह से आई थी। और उस समय सर जो धार्मिक एक सामंजस्य, समन्वय, उसमें क्या स्थिति थी, किस तरह से लोग रहते थे? कोई बहुत टकराव और तनाव की परिस्थितियां नहीं मिलती हैं, और बहुत अच्छा समन्वय और तालमेल था। बल्कि मोहम्मद तुगलक तो यदि सबसे ज्यादा बदनाम हुआ, यानी बर्नी ने किया पर्टिकुलर जी, वो इसी कारण किया कि बर्नी खुद एक कट्टरपंथी लेखक है, और मोहम्मद तुगलक नरमपंथी आदमी है जी। और बर्नी ये मानता है कि इसकी ये नरमी जो है कहीं ना कहीं जो विधर्मी हैं उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने उस बात की ज्यादा परवाह नहीं की। उसने बहुत जगह ये समझाने और दिखाने की कोशिश की कि भाई जो दुनिया है वो दीनदारी से नहीं चलती जी, ना धर्म उससे दीन से नहीं चलती, बल्कि दुनिया दुनियादारी से चलती है, तो मुझे एडजस्ट करके चलना होगा। तो इस तरह की चीजें, और बहुत ज्यादा कोई टकराव और तनाव देखने को बहुत ज्यादा क्या है ही नहीं लगभग जी जी जी। तो अब मुझे लगता है सर हम बढ़ रहे हैं मुगल काल की ओर। नहीं, बीच में एक दिल्ली और दो दिल्लियां दिल्ली का और आ जाता है। बताएं सर। खासकर फिरोज शाह कोटला जी, जिसको आज हम एक मैदान के तौर पे, क्रिकेट के मैदान के तौर पे देखते हैं। तो इस बारे में 1368 के आसपास फिरोज तुगलक ने इस नए जो शहर है उसको स्थापित किया, और ये तुगलकाबाद के साथ था। और जो फिरोज तुगलक है उसको सल्तनत काल में सबसे ज्यादा नगर, पुल, बिल्डिंग बनाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो उसने इस नए शहर का निर्माण किया, और उसकी अपनी शैली जो हम चाहे जौनपुर की बिल्डिंग्स देखें, समय क्या रहा होगा सर?
जो फिरोज तुगलक का टाइम है वो 1351 से 1388 है। 1368 के आसपास फिरोज शाह कोटला सामने आया है, और जो उसने दिल्ली बनाई तुगलक ने, उसको उसके बाद में तैमूरलंग ने लूटा, और फिर वहां पर सैयदों का राज रहा, लोधियों का राज रहा, और इवन जो बाबर की व्यवस्था थी वो भी हम वहां तक देखते हैं। और बाबर के बाद बाबर का जो लड़का हुमायूं आया, उसने दीन पनाह नामक जो लाइब्रेरी है वो उस बिल्डिंग में बनाई। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और इसी बीच एक और दिल्ली जो है वो आती है सामने, जिसको शेरशाह की दिल्ली बोलते हैं, जिसको सलीमगढ़ के नाम से जानते हैं। तो वो वही दिल्ली जो हुमायूं वाली दिल्ली थी, जो दीन पनाह वाला एरिया है उसमें, और ये जो दिल्ली है जिसको हम 9वीं दिल्ली के रूप में देख रहे हैं, ये दिल्ली सामने आती है। और क्योंकि उसका टाइम सिर्फ 5 साल का था, 1540 से 1545। यदि हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं, या फिर जापानी जो लेखक हैं जिन्होंने पहली बार इसको शोध का विषय बनाया कि सल्तनत कालीन उसके बाद की दिल्ली, टोफी यूसा और जो उसके ग्रुप के लोग हैं उन्होंने इस इलाके को तुलनात्मक छोटा तो जरूर बताया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से और दिल्ली की विकास यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है, और इसको हम इस दिल्ली के रूप में देखते हैं। तो यूं कहिए कि हम धीरे धीरे चलते हुए दिल्ली की जो अलग अलग विकास यात्राएं हैं उनके 9 चरणों को पूरा करते हुए यहाँ पर पहुंचे। जी। तो इसमें सर जो खान पान कल्चर, इससे जुड़ी कोई रोचक जानकारी आप साझा करना चाहें? बहुत यहाँ फिर अलग नहीं है, लेकिन मान लीजिएगा हम आज कुर्ता पजामा डालते हैं, या फिर शादियों में शेरवानी वगैरह का प्रचलन है जी, ये कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में आ गया है। और 9वीं दिल्ली के आसपास। हाँ, और इसी दौर में जो ईरान के पकवान हैं जी, वो भी कहीं ना कहीं शुरुआत के रास्ते पे आ गए हैं। और बीच में हल्का सा एक झटका दिल्ली को लगा है कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कर दी है जी। और आगरा शहर की स्थापना करने के बाद यहाँ पर हमें सत्ता के 2 केंद्र दिखाई दिए, एक आगरा और एक दिल्ली। तो इसके बाद में जो सत्ता है वो इन दोनों शहरों के आसपास चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी दिल्ली की पहचान कोई बड़े लेवल पे कमजोर हुई हो, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम इसको इस रूप में देखते हैं। जी, आपने 9 चरण बताए तो मेरे माइंड में एक अलग तरह की तस्वीर बन रही है कि दिल्ली हालांकि एक शहर है, लेकिन 9 जगह जो केंद्र रही और हर तरह से शासन व्यवस्था और सारी चीजें वहां से चलती थी। बिल्कुल। तो 10वें दौर में सर कौन सी दिल्ली रही और किस तरह का शासनकाल और क्या समय रहा? 10वें जो दौर है बेसिकली जो हुमायूं का मकबरा वाला इलाका है जी, अब मुगल काल में आ गए, और अकबर के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया, और एक नई तरह की दिल्ली को तैयार करने की जो पृष्ठभूमि है वो दिखाई दी जी। उसने जो पुराना किला था उसकी मुरम्मत भी करवाई, उसने महरौली वाला इलाका भी संभाला जी। उसने सीरी फोर्ट पे और उस पानी की व्यवस्था को भी मैनेज करने का प्रयास किया क्योंकि उसके पास समय रहा, क्योंकि वो 1556 से 1605 तक जी। तकरीबन 50 साल का उसको समय मिला। तो उस कड़ी में उसने जो है इस इलाके को यूं कहिए कि दूसरी राजधानी के तौर पर रखा। यानी आगरा में उसने किला बनाया, आगरा में पहचान बनाई, और आगरा में जितनी ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग बना सकता था वो उसने किया। और बीच में आगरा से भी बल्कि वो 15 साल के लिए तो जी फतेहपुर सीकरी भी चला गया था। 1570 से 1585 के बीच में उसने फतेहपुर सीकरी भी बनाई थी, वहां से सत्ता चली, वहां से भी सत्ता चली, फिर वो वहां से आगरा आ गया। और लेकिन जो उसके प्रकरण हैं, जो उसकी योजना है, और उसका आगरा से जो लाहौर आने जाने की प्रक्रिया है, उसके चलते हुए ये जो इलाका है हुमायूं के मकबरा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और
दीन पनाह, क्योंकि उसके पिता के द्वारा जो इलाका स्थापित किया गया था, ये दिल्ली हमें नई तरह की दिल्ली दिखती है। और ये यहाँ एरिया क्षेत्र का भी विस्तार होता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हम दिल्ली यमुना नदी से बहुत दूर से चले थे जी और धीरे धीरे हम यमुना के काफी करीब भी पहुंचे हैं, और यमुना के करीब पहुंचकर जी उसको साथ साथ चलता हुआ देखते हैं। तो उसके साथ बाजार, प्रशासकीय केंद्र, जी शाही परिवार की जरूरतें, वो सारी की सारी होती हैं, और इस तरह से दिल्ली एक नए पड़ाव की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसको हम इस रूप में देख रहे हैं। जी। मुगल काल में सर हम ये भी पाते हैं कि संस्कृति का आदान प्रदान बहुत ज्यादा हुआ, जिसमें आचार विचार, खान पान, रहन सहन, सभी तरह की बातें। तो इसमें कोई ऐसी चीज जो उस जगह से आई या जिसको हमने एक्सेप्ट किया और वो एक जनमानस तक फैली, कोई किस्सा, कोई सामग्री, कोई महत्वपूर्ण चीज? बेसिकली इसके लिए मैं अगले चरण की दिल्ली को साथ लेके बात करूंगा तो ज्यादा चीजें क्लियर बिल्कुल होंगी। बिल्कुल। शाहजहां का शासनकाल शाहजहांबाद बनाता है। अब ये हमारी 11वीं दिल्ली है, और बेसिकली ये वो दिल्ली है जहां जामा मस्जिद बनी, जी जहां दिल्ली का लाल किला बना, जहां दिल्ली का चांदनी चौक बना, जिसको आज हम पुरानी जी, दिल्ली कहते जी, हैं। जी, बेसिकली ये लेकिन उससे पुरानी तो बहुत है। बहुत होगी, बार बार नई पुरानी वो जी। साहित्य में आती रही है, जी, मैं जी। उनका जिक्र नहीं कर रहा। तो इस कड़ी में ये जो दिल्ली है, जो शाहजहांबाद वाली दिल्ली है, जी बेसिकली शाहजहां के समय में जो बादशाहनामा लिखा गया मामूरी के द्वारा, और उस तरह से उसने इसको 7वीं दिल्ली कहा है। अच्छा जी। और इसलिए ज्यादातर लोग जब दिल्ली की बात करते हैं वो ये मानते हैं कि 7वीं दिल्ली ये यही है। तो क्योंकि वो शाहजहां ने लिखवा दी और लिख दी और वो हो गया, जी, जी। तो उन्होंने वो मिक्स कर दी, मैं वहां नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थिति में तो जो दिल्ली का तौर तरीका, दिल्ली की कल्चर और दिल्ली की राजधानी के रूप में एक नई तरह से स्थापना, वो जब 1640 में लाल किला बना और 48 तक ये बनकर तैयार हो गया। उधर आगरा में इसी समय ताजमहल भी बन रहा है जी और जामा मस्जिद, जो कि मक्का के बाद दुनिया की बड़ी मस्जिद के रूप में स्थापित हो गई, जी और चांदनी चौक जैसा इलाका जो इसकी लड़की जहारा ने तैयार किया। तो इसमें तहजीब थी, इसमें विकास था, इसमें दरियागंज के बड़े बड़े बाजार थे, जी और लाल किले की दीवार के ऊपर जो उसने लिखा था या लिखवाया था, जो दीवार यमुना नदी के साथ बहती थी, जी फारसी में लिखा था, गर फिरदौस बरुए अस्त हम ही अस्त हम ही अस्त, अर्थात पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है जी तो केवल यही है, यही है, यही है। और वो अद्भुत है। कश्मीरी गेट, वो लाहौरी गेट, वो जो कहानी है, और भारत के इतिहास में लाल किला, इतना सब कुछ इसलिए भी कर पाए सर क्योंकि यहाँ ठहराव सत्ता का लंबे समय तक था और बाहरी कोई आक्रमण, इस तरह की कोई आशंका या चिंता नहीं थी। बेसिकली यूं कहिए कि मुगल जो शासन तंत्र है उसकी एक खास बात है कि वो काबुल तक कंट्रोल करते हैं, लाहौर तक कंट्रोल करते हैं। तो वो जो बाहरी आक्रमणकारी और वो जो चीजें हैं वो उनको वही मैनेज कर लेते हैं, और जब वो वही मैनेज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो ऐसी कहानी में उनके पास शांति थी, उनकी आर्थिक स्थिति तुलनात्मक बेहतर थी, और अपनी नीतियों से, चाहे उनकी राजपूत नीति लगाएं, चाहे उनकी धार्मिक नीति लगाएं, यहाँ तक के शासकों की, उसमें मिलके और सत्ता के लगभग हर पदों पर आपस में लोग थे। तो जब आंतरिक शांति थी तो विकास की संभावनाएं थी, और इतने बड़े बड़ी बिल्डिंग, ये सारी चीजें हमें इस रूप में दिखाई दे रही हैं। और जो इस समय जो हम सूफी संत हैं उनका भी इसी समय के दौरान आना और अपनी बात कहना हुआ, या कुछ अलग समय? नहीं, वो साथ साथ चलती रही हैं, वो अलग नहीं है कोई परंपरा। यानी जो निजामुद्दीन औलिया से पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से प्रारंभ हुई थी, वो चलती रही है, और वो कोई बहुत बड़ा केंद्र नहीं, यानी अलग अलग रहे अलग अलग समय में, उसको हम यहाँ पर उस अंदाज से नहीं देख पा रहे। तो मुगल काल में सर
अब हम 11वीं दिल्ली के चरण को पार कर चुके हैं। तो इसके बाद मुगल काल में भी और दिल्ली है या हम अंग्रेजी काल पर उसको देखते हैं? अगली मुगल दिल्ली? काल में जैसे शाहजहां का शासन चला गया जी और शासन क्या चला गया, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने जी उसको बंदी बना के और आगरा के किले में छोड़ दिया। जी तो ऐसे में उसने आगरा को जब तक शाहजहां जिंदा रहा राजधानी के रूप में वहां आना जाना ज्यादा उचित महसूस ही नहीं किया, जी क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका फादर जो है वो जेल में है जेल में। और फादर ही नहीं है, उसकी बहन जहां वो भी जेल में है उसके साथ। जी तो इसलिए उसने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन उसने दिल्ली में जो सत्ता है वो नई सिरे से करवाई, अपनी नई सिरे से ताजपोशी भी करवाई जी और लाल किले में मस्जिद नहीं बनवाई थी, वो मस्जिद फिर इसने तैयार की। तो इसने यूं कहिए कि जो दिल्ली का जो शासन स्वरूप और सत्ता है वो औरंगजेब ने नई तरह से करने का प्रयास किया। तो औरंगजेब ने सर कुछ और भी अलग जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन लाना इसमें देखा, क्योंकि कई चीजें हम औरंगजेब के बारे में हम सुनते हैं, कुछ अलग इस मामले में भी किया? बेसिकली कट्टरता थी मानसिकता में उसकी, जी और उसके दिमाग में अजीब बात बैठ गई थी कि वो जिंदा पीर है, धरती पर चलता फिरता देवता है। उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने उसके दिमाग में इस तरह का आइडिया डाल दिया था, और जिसके चलते हुए उसने जो सांप्रदायिक सौहार्द और जो तालमेल की बात वो थी, बिगड़ा वहाँ। उस पे कहीं इस तरह के कार्य किए वो ज्यादा नुकसानदायक थे। जी हाँ, उसके बाद यदि मैं उत्तर मुगल काल की बात करूं इसी दिल्ली के विकास यात्रा में, जी। यानी मोटे तौर पे 1707 से लेके 1803 तक, बिल्कुल। यहाँ दिल्ली भले ही वही रही हो, लेकिन दिल्ली सबसे ज्यादा उठापटक के दौर में रही। जी दिल्ली पे सबसे ज्यादा आक्रमण हुए, दिल्ली को सबसे ज्यादा नुकसान इस समय हुआ। इन सालों में हुआ। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, दिल्ली को बुरी तरह से लूटा और यहां से मयूर सिंहासन और जी। कोहिनूर वो लेके गया, ईरान लेके गया, और उसने खूब कत्लेआम करवाया, जिसको आज भी कई बार कत्लेआम की बात होती है तो लोग कहते हैं कि क्या नादिर शाही मचा रखी जी और उसने मुगलों को इतना कमजोर कर दिया जी कि मुगल जो हैं इस स्थिति में आ गए कि वो कोई आक्रमणकारी बाहर का आ जाए अपनी सेना तक लेके खड़े नहीं हो पाएंगे, यानी इतने कमजोर हो गए। वैसे सर ये एक अजीब सी बात है कि इतने लंबे चौड़े एरिया पर, क्षेत्रफल पर इनका राज था, और ईरान उस समय छोटा सा देश हम कहें हिंदुस्तान के मुकाबले में, और अंग्रेज भी यहाँ थे, मराठे भी यहाँ थे, उस समय भी नादिर शाह लूट कर चला गया। अब पहली बात तो इस समय ना अंग्रेज है ना मराठे हैं यहाँ, इस समय नहीं। हाँ, मैं 1739 की बात कर रहा हूँ, तो एक बात तो ये मान के चलो। दूसरी बात ये है कि 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई जी, मुगल ऐसे बिखर गया साम्राज्य जैसे पतझड़ में पेड़ के पत्ते बिखरते हैं, और इस देश में 500 से ज्यादा रियासतें आ गई अलग अलग उस पे। तो इसलिए ऊपर कमजोर हुआ तो अलग अलग बेहद कमजोर हुआ। मैंने तो यहां तक कहा कि हालत इतनी खराब हो गई थी कि इनके पास सेना नहीं थी जो किसी शत्रु के सामने खड़े। 1750 के आसपास, यानी जो लोग भी लगे हुए थे वो मजबूरी से और डर के कारण लगे और एक औपचारिकतावश आगे बढ़ा रहे थे। 1750 के आसपास मराठों ने दिल्ली में दस्तक दे दी जी, और मुगल नाम के शासक रहे, और 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई जी, जी। उसमें मैंने आपको कहा कि मुगलों के पास तो इतनी सेना भी नहीं थी कि जो उसके सामने ले, वो लड़ाई भी मराठों ने लड़ी आगे चल के, और ये कहानी इस तरह से होगी। फिर मराठों की स्थिति पानीपत की लड़ाई के बाद ज्यादा अच्छी नहीं रह पाई, और फिर इस इलाके में एक अकाल भी पड़ा 1783 के आसपास का। उसने इस इलाके को पूरी तरह से कमजोर किया। बीच में साधन संपन्न थे वो भी खत्म हो गया सब। ये जो इलाका है सिंधिया जो राजवंश है मराठों का, उनके पास आ गया, और दौलत राव सिंधिया जब मराठा युद्ध में हार गया जी, तो 30 दिसंबर 1803 को सरजी अर्जन गांव की संधि के तहत ये इलाका अंग्रेजों को
मिल गया। जी। और इस तरह से जो वो मुगल कालीन पहचान और ये 100 सालों की आपाधापी वो एक अलग लड़ाई, पहचान थी। वो बिल्कुल अलग तरह की हो गई। और जो ये दिल्ली है हमें बिल्कुल अलग मोड़ पे खड़ी हुई दिखाई दी। जो हर क्षेत्र में एक समृद्धि की परिचायक थी, वो कहीं ना कहीं हाँ, अब वो तस्वीर और वो नहीं उस तरह रही। की नहीं रही। जी जी। तो अंग्रेजी काल पे आते हैं सर हम, और अंग्रेजी काल में कानून अंग्रेजों के, जमीन हमारी, लोग हमारे, लेकिन जगह वही दिल्ली। तो उस दिल्ली को आप कैसे देखते हैं? इस दिल्ली के भी दो रूप हैं। पहली दिल्ली जिसको हम तकरीबन 1900 तक की दिल्ली कहिए या 1911 तक की दिल्ली कहिए, इसको मैं दिल्ली के एक औपनिवेशिक शहर की बात करता हूं, एक कॉलोनियल सिटी के तौर पे देखता हूं। जी। जहां पर 1803 में अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तो 1806 में यहाँ दिल्ली रेजिडेंसी एजेंसी बनाई, यानी उन्होंने जो रेजिडेंट है रखकर यहाँ से चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास किया। और जो दिल्ली छावनी वाला इलाका है उसको नए सिरे से आबाद किया, डेवलप करना शुरू किया। और 1832 में बंगाल प्रांत के दो हिस्से किए, एक आगरा प्रांत और एक बंगाल। जी। तो आगरा प्रांत की डिवीजन दिल्ली थी, दिल्ली एक जिला था जी। और इसको इस तरह से इन लोगों ने बनाया, और यही वो दिल्ली थी जहां पर 1857 रहा। वैसे सर यहाँ भी अद्भुत है, अजीब चीज़ है कि एक दिल्ली जिसमें हमने लगभग 10 दिल्ली पूरी कर ली, और हर शासन वहाँ से चलता था, हर शासक वहाँ बैठता था, और क्या समय आ गया कि वो एक जिला बन गया, बस। हाँ, मात्र एक जिला। हाँ, तो उसको आगरा प्रांत की दिल्ली डिवीजन एक जिले के रूप में देखा गया। और फिर अंग्रेजों ने अपना जो रेजिडेंस, अपना सिस्टम, अपनी रेजिडेंसी वो उसी इलाके में की। और फिर लगभग 11 मई से लेके 20 सितंबर 1857 तक बहादुर शाह जफर का जब राज रहा, उसने व्यवस्था को किया। तो उस समय जो दिल्ली है वो अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त रही, लेकिन शासन व्यवस्था की पकड़ ये लोग जो क्रांतिकारी थे वो भी ज्यादा अच्छी नहीं बना पाए। और इसी दौर में मिर्जा गालिब और बाकी लोगों को हम दिल्ली में देखते हैं, यानी वो गतिविधियों के तौर पर। और फिर जब अंग्रेज दोबारा से स्थापित हो गए तो अंग्रेजों ने फिर नए ढंग से दिल्ली पे काम करना शुरू किया। उनका लाल किले पर उन्होंने अधिकार कर लिया, और जो दिल्ली की पुरानी जितनी बिल्डिंग्स थी उन सबको उन्होंने अपनी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बनाया। और सेंटर बनाकर जो औपनिवेशिक दिल्ली है उसको उन्होंने ठीक से स्थापित कर लिया। और 1903 में जाकर उन लोगों ने नए ढंग से सोचना शुरू किया कि भाई हमारी जो राजधानी है कलकत्ता है, बिल्कुल एक किनारे पर है। आप पेशावर और कलकत्ता को देखिए, सिंध को देखिए, राज कितना बड़ा है। तब जरूरत तो ऐसे में फिर उन्होंने नए ढंग से सोचा, और फिर हम 1903 में सरकार ने फैसला किया, और 1911 में फिर दिल्ली को राजधानी घोषित किया। और जो दिल्ली की तहसील थी फरीदाबाद, बल्लभगढ़ वगैरह, इनको गुड़गांव में जोड़ा गया। सोनीपत को जो है वो रोहतक में जोड़ा गया, और 1858 में दिल्ली को पंजाब में जोड़ दिया गया था। और फिर इसको उससे भी अलग करके और एक राजधानी के रूप में रहा, और जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया। और फिर दिल्ली में जो आज का हमारा राष्ट्रपति भवन है, जिसको वॉइसरॉय लॉज कहा गया, या जिसको हम असेंबली बोलते हैं, क्या इसी को लुटियंस दिल्ली कहा जाता है? लुटियंस दिल्ली इसी को कहा जाता है। हाँ, इसी दौर की वो है। और इस दौर में चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, चाहे हमारा विलेखागार है, चाहे हमारा संग्रहालय है, वो सारी जिसको आज हम नई दिल्ली के रूप में देखते हैं, वो सारी की सारी दिल्ली जो है वो दिल्ली का 13वां चरण है, जो 1911 के बाद हमें दिखाई देता है। और लगभग 1950 तक जो दिल्ली है, जो गणतंत्र पहली गणतंत्र की व्यवस्था रही, उसको हमने इस रूप में देखा, और ये पहचान इस तरह से हो गई। आपने बिल्डिंग्स की बात की कि सुप्रीम कोर्ट हो या संसद भवन हो या और दूसरी इमारतें, तो ये अंग्रेज़ों ने बनाया इसको सत्ता के प्रदर्शन के लिए, जो आज जनता के काम आ रही। तो उस समय कोई इस तरह की बात हो, उस जनता के लिए दिल्ली क्या मायने रखती थी?
क्योंकि उस समय ये बिल्डिंग तो उन्होंने अपने लिए बनाई थी। और बिल्कुल निश्चित तौर पे, लेकिन क्योंकि अंग्रेज एक कॉलोनियल दृष्टिकोण से दिल्ली को देख रहे थे जी। कि औपनिवेशिक सोच और वो मानसिकता के तहत हो, पहली बार यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग और वो चीजें नई राजधानी के रूप में उभरी और दिल्ली एक सत्ता के केंद्र के रूप में आया। और भारत में राजाओं के राज की बजाय कानून के राज की प्रक्रिया वो शुरू वो हुई। अंग्रेजों के उसमें है। और ये जो बिल्डिंग्स हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, चाहे उसको पुराना संसद भवन कहें, आज उनको संविधान भवन के रूप में कह रहे हैं, वो अलग अलग नाम है। तो ऐसी स्थिति में यूं कहिए कि ये चीजें उस चीज का गवाह बनी कि राजाओं के राज की बजाय कानून का राज, यानी लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया इन बिल्डिंग्स के साथ भी हमें साथ साथ चलती हुई कानून दिखाई के देती राज है। की राजधानी अब हाँ, और फिर जो लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जी उसके केंद्र के रूप में भी दिल्ली आती है। बिल्कुल। और दिल्ली हमें उस तरह की उभरती हुई दिखाई देती है। यानी आजादी जब हमें मिली, जब हमने प्राप्त की, तो तब तक ये चरण रहा दिल्ली का। तब रहा। और इवन जो आजादी का उत्सव है जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात के समय का रहा, जी वो उस संसद भवन में था, नई दिल्ली वाले में। और अल्टीमेट ये उसके था। और संविधान सभा की जितनी बैठकें थी, संविधान का निर्माण, वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वहां पर होती हैं। जी 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 जी। अब हम आजाद हो चुके हैं सर। अब जो अगला चरण है दिल्ली का, उसमें हमारा शासन, हमारे लोग, लोकतंत्र, तो उस दिल्ली को आप कैसे देखते हैं? इस दिल्ली को हम यूं कहिए कि एनसीआर के रूप में जो दिल्ली है, जी जी, जहाँ मेट्रो है, हाँ, मॉल हैं, हाँ बिल्कुल, जिसमें उत्तर प्रदेश का इलाका, हरियाणा का इलाका, यानी ये दिल्ली जो आप बता रहे हैं वो आज तक की दिल्ली है। आज तक की दिल्ली है। और यूं कहिए कि जिसमें पहली सारी दिल्ली जी वो उसके अंदर समा गई। जी। और दिल्ली कई गुना बढ़ गई। और वो दिल्ली जिसको, इस पे ज्यादा बहुत चर्चा इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रत्यक्ष गवाह हैं, इनको देखते हैं कि दिल्ली में किस तरह की रेलवे लाइन है, किस तरह की मेट्रोज हैं, किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरह के पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो इसको हम जिस एनसीआर के तौर पे देखते हैं, तो ये दिल्ली का 14वां चरण है जिसको हम इस अंदाज से देखते हैं। तो इस विकास यात्रा के अलग अलग पहलुओं और पड़ाव के रूप में जो दिल्ली आज इंटरनेशनल इमेज, और जब भारत का नाम आता है और दिल्ली से जाना दिल्ली को जिक्र में लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये वो पड़ाव है जो स्वतंत्र भारत के हर कायदे, कानून, व्यवस्था और राष्ट्रीय राजधानी, जिसको आप स्वतंत्र भारत का दिल कह सकते हैं, जी बिल्कुल, वो सारा का सारा यहाँ से चलता है। ये इस विकास यात्रा का पहलू। तो आज की जो दिल्ली है सर, वो जो बड़े रूप में हम देखें तो 13वां और 14वां चरण आपने बताया, उसमें लगभग ये शामिल हो रही है। 14वां है, 13वां तो मैं वहां मान रहा हूं कि जहां वो बिल्डिंग्स बनी, बिल्डिंग बनी और देश के संविधान का निर्माण हो गया। तो इसमें एक सवाल है मेरे मन में कि जो पिछली जो दिल्ली रही, 11-12 जो दिल्ली रही, उनकी क्या स्थिति है आज? उनको आप अगर देखो, समझो, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक वो दिल्ली अस्तित्व में रही, तो उनको परिभाषित कैसे करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? निश्चित तौर पर जो मैं ये बात कह पा रहा हूं, वो चीजें हैं जी, और उन्हीं को जो वहां उनके अवशेष हैं, उनकी जानकारी है, उनको यूज करके तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं जी। तो ऐसे में आज वो दिल्ली का हिस्सा हैं, वो सारी की सारी दिल्ली में पहचानी भी जाती हैं, रिकॉग्नाइज भी की जाती हैं जी। हाँ, ये कहते हुए मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं है कि जिस तरह की रिसर्च करके हम दिल्ली के अलग अलग फेज को लोगों के सामने ला सकते हैं जी, उस दिशा में बड़े लेवल का काम नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि दिल्ली एक स्वतंत्र भारत की राजधानी है और उसमें वो पहली सारी की सारी जो 13 दिल्ली हैं वो शामिल हैं, वो समाहित और हैं, अस्तित्व है उनका और अच्छे रूप में। हाँ, और वो जिन्हें लोग देखने के लिए जाते हैं। सांस्कृतिक समन्वय, विकास और अलग अलग चरणों को बारे में बताते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा यहाँ पर, फुर्सत हो तो सुनो जी, पत्थर बोलते हैं। बिल्कुल सर। उजड़ी हुई बस्तियों से आवाजें आती हैं,
जी वाह। और वो आवाज आप में शून्य और समझने की क्षमता होनी चाहिए। सर, एक कई बार कोई ऐसी बात जो पूर्वजों से हस्तांतरित होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो जब हम छोटे होते थे तो जब दिल्ली का जिक्र आता था कि दिल्ली बहुत दूर है, और ये सुनने में आता था पेरेंट्स से भी, दादाओं से भी, दादा दादी से, सबसे, कि भाई दिल्ली तो लुटेरों का शहर है, दिल्ली अगर चला गया तो बच के नहीं आएगा, वहाँ तो उल्टा लटका देते हैं मार के, वो खून टपकता रहता है, ये निकलता है, वो निकलता है। तो जो ये एक फोक है, जो श्रुति है, उसका कहीं कोई लिंक, किसी तरह का किस्सा, संस्मरण? कोई बहुत बड़ा नहीं है, और वो अलग अलग इलाके में अलग अलग ढंग से समझा गया है, उस पर कोई बहुत इस तरह की बात भी नहीं, क्योंकि आम गांव का आदमी क्योंकि बड़ी जनसंख्या के लोग गांव में रहते रहे हैं, उनको लगता रहा है कि ये शहर में जो है दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली दूर तो है ही, क्योंकि पैदल या साधन है, और शहर के लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते भी नहीं हैं, उन लोगों का मानना है जी। और जो शहर होता है वो ठगी का केंद्र होता है, ऐसा माना जाता है। तो एक पक्ष तो ये वो धारणा है, लेकिन दूसरी धारणा भी थी, यदि हम लेके चलें तो ये कहा करते लोग, जिसने देखी नहीं दिल्ली वो कुत्ता नहीं बिल्ली जी। यानी दिल्ली को देखना बिल्कुल एक शौपन माना जाता था, और क्योंकि उपलब्धि, साधन या व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ना जाना मुश्किल है और ना बाकी सारी चीजें हैं। जी। तो इस दृष्टिकोण से धारणाएं हैं, समय के साथ बदलती हैं और चलती रहती हैं, हमको वही समझना चाहिए। जी। आपने रोचक जानकारी सर दिल्ली के बारे में हमसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो हमने जाना दिल्ली के अलग अलग रूप, अलग अलग चरण, और हमें अब ये भी लगता है कि दिल्ली अब भी अपने अगले स्वरूप की तलाश में है। हमने ये भी जाना कि शहर इमारतों से नहीं बनते, लोगों की सोच से बनते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। अतीत के पन्ने को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अतीत के एक नए पन्ने में, नए विषय के साथ, नई चेतना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।